नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं लक्ष्यकोर ऑफिशियल चैनल पर। आज हम लूसेंट में इतिहास के पहला चैप्टर यानी कि प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत के टॉप 50 एमसीक्यूज करेंगे, जो एग्ज़ाम में कई बार यहां से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। और हाँ, इस चैप्टर का मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है, तो आप जा करके उसको भी देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को बिना देर किए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, देखो, इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए ना 3 भागों में विभाजित करने का श्रेय किस जर्मन इतिहासकार को जाता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टोफ सेलियरस। आगे बढ़ते हैं। देखो, महाकाव्यों तथा पुराणों में ना हमारे देश को किस नाम से संबोधित किया गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भारतवर्ष के नाम से संबोधित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्राचीन ईरानियों द्वारा सिंधु नदी के नाम पर ना इस देश को क्या नाम दिया गया था? बताओ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हिंदू दिया गया था, क्योंकि जो ईरानी लोग थे ना, वो स के जगह पे ना ह का प्रोनाउंसिएशन करते थे। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, यूनानियों ने ना भारत को क्या कहकर पुकारा था जिससे कि आधुनिक अंग्रेज़ी नाम इंडिया पड़ा, यानी कि आधुनिक में अंग्रेज़ी नाम जो है आज इंडिया पड़ा है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंदे। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के लिए ना मुख्य स्रोतों में से निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? बताओ इसका आंसर क्या होगा फिर? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लोक कथाएं। आगे बढ़ते हैं। देखो, वेदों की संख्या कुल कितनी है और इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? बताओ, सबसे आसान सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि वेदों की संख्या 4 है और सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है। आगे बढ़ते हैं। देखो, ऋग्वेद के संबंध में ना कौन सा कथन सही है जिसमें इसके विभाजन को दर्शाया गया है? बताओ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं, 10,462 इसमें ऋचाएँ हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र ऋग्वेद के किस मंडल में स्थित है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? कई बार ये प्रश्न जो है रिपीट हो चुका है एसएससी और रेलवे एग्जाम में भी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तीसरे मंडल में। आगे बढ़ते हैं। देखो, चातुर्ण्य समाज यानी कि जैसे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के किस भाग में मिलता है? तो ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी, ऋग्वेद के 10वें मंडल में हमें प्राप्त होता है, और इसे ना हम पुरुष की अवधारणा भी कहते हैं। याद रखना, कई बार ये भी प्रश्न पूछ लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो, यज्ञों के जो नियम हैं और विधि विधान है ना, ये किस वेद में हमें मिलते हैं और जो गद और पद दोनों में लिखा गया है? बताओ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद। याद रखना कि ये एक यजुर्वेद ही ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो, किस वेद का शाब्दिक अर्थ गान है और इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद को कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। सामवेद में कुल कितने सूक्त हैं और जो प्राय ऋग्वेद से लिए गए हैं? बताओ, सामवेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? तो इसमें सूक्तों की जो संख्या है ना 1810 है। आगे बढ़ते हैं। देखो, निम्नलिखित में से ना किन वेदों में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है? बताओ वो कौन कौन से वेद है जिससे कि हिस्टोरिकल जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यजुर्वेद और सामवेद। आगे बढ़ते हैं। देखो, किस वेद की रचना यानी कि अथर्वा ऋषि के द्वारा की गई थी और जिसमें ना 731 मंत्र और लगभग 6000 पद हैं? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद। आगे बढ़ते हैं। देखो, औषधियों का जो उल्लेख है ना सबसे पहले किस वेद में मिलता है? बताओ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अथर्ववेद में ना कुरुओं का राजा किसे कहा गया है तथा कुरु देश के समृद्ध और अच्छा चित्रण मिलता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजा परीक्षित को कहा गया है।
चलो अगला प्रश्न, किस वेद में ना सभा एवं समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। देखो, सबसे प्राचीन वेद जो ऋग्वेद है और सबसे जो बाद का वेद है ना, वो कौन सा वेद है? तो सबसे बाद का वेद है ऑप्शन नंबर सी, अथर्ववेद है। अगला प्रश्न देखो, वैदिक साहित्य की व्याख्या करने के लिए ना उन्हें किस रूप में लिखा गया है और जिन्हें ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है? बताओ किस रूप में लिखा गया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गद्य के रूप में लिखा गया है। अगला प्रश्न देखो, ऋग्वेद का संबंध किस ब्राह्मण ग्रंथ से है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, ऐत्रेय और कौशिकी से है। आगे बढ़ते हैं। देखो, वैदिक साहित्य में ना ऋग्वेद के बाद किस ब्राह्मण ग्रंथ का स्थान आता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है जिनमें से ना 13 मूलभूत उपनिषदों की श्रेणी में रखा गया है? बताओ उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, 108। आगे बढ़ते हैं। किस उपनिषद में ना 4 आश्रम के बारे में बताया गया है? बताओ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाबालोपनिषद में। आगे बढ़ते देखो, वेदों को भली भांति समझने के लिए ना कितने वेदांगों की रचना की गई है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 6। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, पुराणों के रचयिता यानी कि लोमहर्ष और उनके जो पुत्र हैं ना, पुत्र उग्रश्रवा को माना जाता है, और पुराणों की जो संख्या है ना वो कितनी है? बताओ। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 18 है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, बताओ मौर्य वंश से संबंधित प्राचीन और प्रमाणिक पुराण कौन सा है? यानी कि मौर्य वंश के बारे में ना हमें जानकारी किस पुराण से मिलती है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, विष्णु पुराण से मिलती है। आगे बढ़ते हैं। देखो, बुद्ध के पूर्व जन्म की जो कहानियां हैं ना, किस बौद्ध ग्रंथ से हमें मिलती है, या किस बौद्ध ग्रंथ में हमें मिलती है? तो वो है ऑप्शन नंबर ए, जातक में। आगे बढ़ते हैं। देखो, कश्मीर के इतिहास यानी कि राजतरंगिणी को क्रमबद्ध रूप से लिखने का जो श्रेय है ना, वो किस लेखक को जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कलहन। आगे बढ़ते हैं। देखो, अष्टाध्यायी यानी कि संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक थी, इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है ना वो है ऑप्शन नंबर सी, पाणिनि। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो, इतिहास का पिता किसे कहा जाता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेरोडोटस को कहा जाता है। चलो फिर आगे बढ़ते। देखो, मेगास्थनीज ना किसके दरबार में भारत आया था? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। आगे बढ़ते। देखो, प्रसिद्ध जो पुस्तक है ना, इंडिका, इंडिका जो बुक है ना वो किसके द्वारा लिखी गई है? बताओ। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगास्थनीज के द्वारा लिखी गई है। आगे बढ़ते। देखो, सीरिया नरेश अंत्योकस का जो राजदूत था ना, डायमेकस, ये किसके दरबार में आया था? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बिंदुसार के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। देखो, दूसरी शताब्दी के अंत में ना भारत का भूगोल नामक जो बुक की रचना है ना वो किसने की थी? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, टॉलमी ने की थी। आगे बढ़ते हैं। प्रथम शताब्दी में ना नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा की गई थी? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, प्लिनी ने की थी। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त सम्राट के दरबार में भारत आया था? तो बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। आगे बढ़ते हैं। देखो, चीनी यात्री हेनसांग किस शासक के ना शासन काल में भारत आया था? बताओ। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न ये हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, हर्षवर्धन के दरबार में, मतलब सॉरी, हर्षवर्धन के टाइम पीरियड में आया था। चलो आगे बढ़ते हैं। हेनसांग के ना भ्रमण वृत्तांत यानी कि हेनसांग का जो बुक है ना, इसके बुक का क्या नाम है? बताओ। तो इसके जो बुक का नाम है ना ऑप्शन नंबर बी है, सी क्यू की है। आगे बढ़ते। देखो, हेनसांग के अध्ययन के समय ना नालंदा विश्वविद्यालय के जो कुलपति थे वो कौन थे? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आचार्य शिलभद्र थे।
आगे बढ़ते हैं। देखो, अल ब्रूनी जो था ना, वो किसके साथ भारत आया था? तो इसका आंसर क्या होगा बताओ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, महमूद गजनवी के साथ भारत में आया था। आगे बढ़ते हैं। देखो, अरबी भाषा में लिखी गई पुस्तक किताब उल हिंद या तहकीक हिंद, इसका मतलब होता है भारत की खोज। बताओ इस पुस्तक के जो लेखक है ना, वो कौन है? तो इस पुस्तक के जो लेखक है, ऑप्शन नंबर बी, अल ब्रूनी ही है। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया इसका यात्रा वृत्तांत कौन सा है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, रेहला है। चलो आगे बढ़ते। देखो, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को ना दिल्ली का काजी या फिर न्यायाधीश कब नियुक्त किया गया था इसे? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1333 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। देखो, भारतीय पुरातत्व शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है, यानी कि फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसे माना जाता है या किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अलेक्जेंडर कनिंगम को। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, भारत में ना सती प्रथा का पहला लिखित साक्ष्य किस अभिलेख से प्राप्त हुआ था? बताओ, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ था। आगे बढ़ते हैं। देखो, सर्वप्रथम भारतवर्ष का जो जिक्र है ना, किस अभिलेख से हमें मिलता है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, हाथी गुम्फा के अभिलेख से हमें मिलता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, प्राचीन सिक्कों को ना क्या कहा जाता था, जिन्हें साहित्य में ना काशार्पण कहा जाता है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आहत सिक्के, यानी कि पंचमाग्ध कॉइन्स कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखो, सर्वप्रथम सिक्कों पर ना लेख लिखने का जो कार्य था, किन शासकों ने किया था? तो ये थे ऑप्शन नंबर सी, यवन के शासकों ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, प्रसिद्ध ऐहोल जो अभिलेख है ना, इसका संबंध किस शासक से है? बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पुलकेशिन द्वितीय से है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। बताओ, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एपिग्राफी कहलाता है। देखो, यदि आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा है और अच्छा भी लगा है, तो बिल्कुल हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।